नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बीपीएससी 67 मेंस के अंतर्गत बात करने वाले हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। इसके बारे में देखिए हम लोग जानेंगे इसके उद्भव का क्या कारण रहा है, इसका क्या उद्देश्य, किस प्रकार से इस आंदोलन की क्रिया पद्धति रही, इसका सामाजिक आधार क्या रहा है और बिहार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए एक प्रश्न में इन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए 67 के लिए 1857 से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देखिए वो आपको 5 टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था, वो आपको एक सिंगल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इसी प्रकार से सभी विषयों का अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बनाया जाएगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। तो असहयोग आंदोलन से भी जो प्रश्न बनते हैं उन पर भी 1 बाय 1 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए इससे होगा क्या कि इसको आप अभी से ही तैयार करते जा सकते हैं ताकि आपको बाद में आपके ऊपर लोड ना पड़े। इसके अलावा देखिए पीटी के लिए भी आज से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो वो लेक्चर्स भी आएंगी। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, एक बार इसे अच्छे से इसको सपोर्ट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के कारण। कहता है कि 1920 में 20 के प्रारंभ में असहयोग आंदोलन भारत में पहला अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, ठीक है, जो गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डाला जाए तो तात्कालिक तौर पर 2 विशेष कारण प्रतीत होते हैं। नंबर 1 है खिलाफत का मुद्दा, दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन 2 तात्कालिक कारणों को देखते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा इस आंदोलन के पीछे कई आर्थिक, सामाजिक कारण भी मौजूद थे, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध से जनित आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं जैसी बढ़ती हुई महंगाई, आवश्यक वस्तु की पर्याप्त मात्रा में लोगों तक आपूर्ति ना हो पाना, लोगों पर बढ़ती हुई कई प्रकार की सरकारी टैक्सेस तथा बेरोजगारी की समस्या। तो दिन प्रतिदिन जो है हम लोग उपनिवेशवाद के शिकार होते जा रहे थे। आगे कहता है इसके अलावा 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन हेतु पारित किया गया अधिनियम जो कि लोगों की अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। तो ये कारण में हम लोगों ने इतनी बातों को डिस्कस किया। अब देखेंगे असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि एवं इसके कार्यक्रम। बात करें पृष्ठभूमि की तो देखिए कहता है कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें गांधी जी के द्वारा 1 वर्ष में स्वराज देने वाला असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया गया, जिसे कांग्रेस ने कुछ विरोध करने के बाद इसे स्वीकार कर लिया, जो कि प्रस्ताव गांधी जी ने पेश किया था। नंबर 2 में है कि दिसंबर 1920 में नागपुर में पुनः कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें कि इस प्रस्ताव को पूरी तरह से स्वीकार किया गया था। ये पीटी में पूछता है, देखिए नागपुर अधिवेशन में, ध्यान रखना है इसको भी। बात करें इसके कार्यक्रम की तो इसमें 2 तरह के कार्यक्रम थे। पहला है रचनात्मक कार्यक्रम, दूसरा है नकारात्मक कार्यक्रम। देखिए इस तरह से आप टेबल बना के लिखें तो काफ़ी शानदार होगा। रचनात्मक कार्यक्रम की अगर बात करें तो कहता है कि इसका उद्देश्य भारत में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उत्थान करना था। और अगर नकारात्मक कार्यक्रम की बात करें तो कहता है कि इसका उद्देश्य विरोध के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा होने वाले शोषण को रोकना और उसे निष्क्रिय करना। अर्थात ब्रिटिश शासन जो उस समय शोषण कर रही थी उसको हमें निष्क्रिय करना है, और वह भी विरोध के द्वारा। आगे देखते हैं इसमें क्या लिख सकते हैं। इसमें देखिए
रचनात्मक में अगर बात करें तो कहता है राष्ट्रीय स्कूल और महाविद्यालय की स्थापना करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, चरखा के द्वारा स्वदेशी विचार को बढ़ावा देना, दलित आदिवासी महिलाएं समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करना। ये एक तरफ। बात करें नकारात्मक की तो इसमें लिख सकते हैं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, न्यायालय, उपाधि, दरबार, पुरस्कार आदि का विरोध करना। नेक्स्ट है सरकार के द्वारा स्थापित विधानसभाओं का भी बहिष्कार करना। नेक्स्ट है गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित असहयोग के कार्यक्रम में किसानों द्वारा सरकार को दिया जाने वाला जो कर जो किसान देते थे उनको रोकने का प्रस्ताव, लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान जो है इसे लागू करने का सुझाव नहीं दिया था। तो कार्यक्रम में दो तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने देखा, इसकी पृष्ठभूमि को देखा, असहयोग आंदोलन के कारण को देखा। अब आगे देखेंगे बिहार में असहयोग आंदोलन का विस्तार। कहता है कि गांधीवादी आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था उसका बिहार पर भी एक व्यापक प्रभाव पड़ा, जो कि स्वाभाविक था क्योंकि यह एक अखिल भारतीय आंदोलन था। 1920 में भागलपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि बिहार में असहयोग आंदोलन की रूपरेखा को निर्धारित करना। इस आंदोलन के दौरान बिहार के स्थानीय नेताओं ने भी गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम एवं कार्यपद्धति के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक जैसे नेताओं के द्वारा विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया गया था। आगे अगर बात करें तो कहता है कि इस आंदोलन के दौरान बिहार में छात्रों के द्वारा सरकारी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार किया गया। जैसे कि अगर देखें तो मोहम्मद शेर के द्वारा पटना लॉ कॉलेज का बहिष्कार किया गया, अब्दुल बारी एवं मोहम्मद शफ़ी के द्वारा बीएन कॉलेज का बहिष्कार किया गया। जनवरी 1921 में बिहार में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थापित हुआ, जिसके प्राचार्य राजेंद्र बाबू बनाए गए। आगे देखते हैं, कहता है बिहार में एक राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता मजहरूल हक के द्वारा पटना के समीप एक सदाकत आश्रम स्थापित किया गया, जो कि बिहार में राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्र बन गया। मजरूल हक के द्वारा यहाँ से एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र मदरलैंड का भी प्रकाशन किया गया। पीटी फैक्ट बन सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य था क्या था तो देखते हैं, बिहार में लोगों के बीच राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना। अगला है बिहार में हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने में सहायता करना। आगे देखते हैं, कहता है कि नवंबर 1920 में शाहाबाद जनपद में स्थित डुमरांव में नसबंदी आंदोलन चलाया गया, जो कि गांधी जी असहयोग आंदोलन का एक खास या महत्वपूर्ण भाग था। कहता है फरवरी 1922 में गांधी जी ने चौरा चौरी में होने वाली हिंसा को लेकर के असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि बिहार सहित भारत के अन्य क्षेत्रों में भी असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन इस आंदोलन ने बिहार में स्वराज्य प्राप्त करने हेतु लोगों में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बात करें असहयोग आंदोलन के मूल्यांकन की तो देखिए इसमें क्या आता है, निष्कर्ष में अगर बात करें, कुछ विद्वानों का मानना है कि गांधीवादी असहयोग आंदोलन अपने घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा, क्योंकि इसमें एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करने की बात को स्वीकार किया गया था, लेकिन असहयोग आंदोलन को असफल घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस आंदोलन में पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद को एक अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया गया था। कहता है कि इसके द्वारा भौगोलिक
जनभागीदारी, वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा आदि के आधार पर सभी सीमाओं को इसने तोड़ दिया था। लोग जो हैं ये एकजुट हुए। इसके अलावा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य को संस्थागत रूप से परिभाषित किया गया और एक लक्ष्य भी प्रदान किया गया। आगे कहता है कि इसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रिया पद्धति एवं कार्यक्रम दिया गया तथा अखिल भारतीय स्तर पर एक नेतृत्व भी प्रदान किया गया। आगे देखिए, अगला जो टॉपिक होगा इसको करेंगे असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन के उद्भव के क्या कारण थे, इस आंदोलन का बिहार में क्या प्रभाव पड़ा। साथ ही यह भी जानेंगे कि अगला प्रश्न जो इस पर बनेगा, असहयोग आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को बहुआयामी स्तर पर परिवर्तित कर दिया। टिप्पणी कीजिए। ये अगले लेक्चर्स में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। और देखिए, अभी तक पता नहीं आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। कभी भी जो है 100 लाइक्स का टारगेट पूरा नहीं होता, तो इसका टारगेट है 100 लाइक्स का, इसे पूरा करें। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में। धन्यवाद।